अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि कारातेगन जंगी महल में आगे बढ़ रहा होता है, जबकि अंदर महल में उमर मुल्ला इस्फहानी से कह रहे होते हैं, अमीर शेरकू की जानब से क्या कोई खबर आई है। तो कारातेगन एकदम वहां दाखिल हो जाता है और कहता है, कारातेगन आ गया है, लेकिन मुझे खुशामदीद कहने के लिए कोई मेज या कोई जश्न नहीं है। ये बड़ा महल बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है। ये क्या है? मुझे अपने ही कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। कहाँ है सब? कोई जीरूह दिखाई नहीं दे रही। क्या जंगी रियासत गिर गई है और मुझे इसकी खबर नहीं? ये सुनकर उमर मुल्ला गुस्से से कहते हैं, कारातेगन तुम अपने मुंह से क्या ओल खोल बक रहे हो? ये तुम कैसे कह सकते हो? तो जवाबन कारातेगन कहता है, फिर ये क्या है? मैं अपनी बहन को छोड़कर मौसल से वापस क्या आया, देखा सब गायब। सुल्तान नूरुद्दीन कहाँ है? शेरकू कहाँ है? जिस पर इस्फहानी कहते हैं, हमारे सुल्तान कुदस चले गए। ये सुनकर कारातेगन मुंह बनाते हुए कहता है, लो देख लो देख लो, सुल्तान नूरुद्दीन ने मुझे गुस्सा दिला दिया। आह मेरा साला सुल्तान। वो कारातेगन से पूछे बगैर निकल गया। ये सुनकर उमर मुल्ला कहते हैं, वो तुमसे क्यों पूछेंगे? तो जवाबन कारातेगन कहता है, सलाहुद्दीन। ये सुनकर इस्फहानी एकदम से पूछते हैं, सलाहुद्दीन को क्या हुआ? तो जवाबन कारातेगन कहता है, दरवेश चचा, आप मुझे कितनी जल्दी भूल गए। हर जगह मेरी आंखें और कान हैं। मैं जानता हूँ कि अमीर सलाहुद्दीन कहाँ है। वो मिस्र के रास्ते पर है। ये सुनते साथ ही अमीर इस्फहानी और उमर मुल्ला चौंक जाते हैं। और फिर कारातेगन मजीद कहता है, लेकिन वो घोड़े पर नहीं बल्कि काले पिंजरे में है, यानी कि अमीर सलाहुद्दीन को कैद कर लिया गया है। मेरे साथी कहरा के रास्ते पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने गुलामों के काफिले को देखा और उन पर हमला कर दिया। उन्होंने पिंजरे में सलाहुद्दीन को देखकर पहचान लिया। तब उन्होंने उसकी मदद करना चाही, मगर बदकिस्मती से ताजर एक मजबूत आदमी निकला। ये सुनकर इस्फहानी कहते हैं, हो सकता है कि वो सलाहुद्दीन ना हो, शायद कि उन्होंने किसी और को सलाहुद्दीन समझ लिया हो। तो जवाबन कारातेगन कहता है, अगर वो सलाहुद्दीन ना होता तो कभी भी मेरे आदमी अपनी जानें कुर्बान ना करते। सलाहुद्दीन को बचाने की कोशिश में वो सब के सब मारे गए। उनमें से एक अपनी जान बचा पाया और वो भी जख्मी है। खबर वही लेकर आया था। ये सुनकर इस्फहानी कहते हैं, हमें मिस्र एक कासद भेजकर अमीर शेरकू को सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। ये सुनकर उमर मुल्ला कहते हैं, लेकिन उससे भी पहले जरूरी है कि फातिमा खातून और नजमुद्दीन को मुतला किया जाए। ये सुनकर कारातेगन कहता है, नजमुद्दीन अयूब अपने बेटे की तलाश में सुल्तान की बात पर कान धरे बगैर यमन की जानब चला गया। क्या उसने अपने भाई शेरकू को मिस्र भेजा था? नहीं ना। ये सुनकर उमर मुल्ला कहते हैं, शेरकू इस मकसद से नहीं गया, वो किसी और मकसद के लिए गया है। कारातेगन जाओ और उनके साथ शामिल हो जाओ। ये सुनकर कारातेगन एकदम से कहता है, मैं क्यों? तो उमर मुल्ला कहते हैं, हरकत में आने से पहले उनका ये जानना जरूरी है कि सलाहुद्दीन मिस्र में है। तो जवाबन कारातेगन कहता है, अरे दरवेश चचा, ऐसा ना करें। मैं अभी अभी सफर से आया, मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं भूखा हूँ, भूखा। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं आपकी छड़ी को उबाल कर खा सकता। मेरे साथ ऐसा मत करें, मुझे जाने दें, कोई कासद भेज दें। ये कहते साथ ही कारातेगन जाने लगता है। तो उमर मुल्ला कहते हैं, ये काम कासद नहीं कर सकेगा कारातेगन, उन्हें तुम्हारी वहाँ जरूरत है। यह सुनकर कारातेगन निहायत खुश होते हुए कहता है, अच्छा तो उन्हें मेरी जरूरत है, वो मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मुझे सिर्फ एक भेड़ का सार खाकर अपनी तवानाई को बहाल करने की जरूरत है। नाज़रीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ताजर सलाहुद्दीन अयूबी और बालन को लेकर कहरा जा पहुंचता है। जब वो बाजार से गुजर रहे होते हैं तो वहां रास्ते में ही बैठा हुआ एक शख्स कुछ इकट्ठा कर रहा होता है। यह देखकर सलाहुद्दीन अयूबी उससे पूछते हैं, यहाँ क्या हुआ है? तो वो आदमी कहता है, यहाँ पर एक मदरसा था, साबक वजीर शहवार ने उसे बनाया था। नए वजीर दरगाम ने उसे जला दिया था क्योंकि उसके ख्याल में ये जासूसों से भरा हुआ था। यह सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी जमीन पर पड़े शहीद कुरान पाक का एक टुकड़ा उठा लेते हैं और उसे चूमने के बाद पास रख लेते हैं। और बालन मुसलसल ताजर के हाथ में मौजूद अपनी तलवार को देख रहा होता है, जिसे देखकर ताजर बालन से कहता है, तलवार को घूरना बंद करो। अलीसा के सर के आगे 2 आंखें और पीछे 5 आंखें। तुम्हारी तलवार मेरे पास अमानत है। अगर तुम उन लड़ाइयों से बच गए जिनसे मैं तुम्हें गुजारूंगा तो तुम्हारी तलवार तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। अभी थोड़ा आराम करो और तैयार हो जाओ, तुम कल लड़ोगे। और ये कहते साथ ही अलीसा आगे बढ़ जाता है। और फिर आगे बढ़ते हुए सलाहुद्दीन अयूबी बालन से कहते हैं, जल्दबाजी ना करो, ये निजात पाने का तरीका नहीं है। तो बालन कहता है, वो कागज का टुकड़ा जो अभी तुम अपनी जेब में डाल रहे थे, क्या वो निजात का जरिया बनेगा? तो जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मेरे लिए बनेगा। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि शमसा दरगाम के पास आई हुई होती है और उससे पूछ रही होती है, आपने मुझे फिर से बुलाया? तो दरगाम कहता है, तुमने सही कसम खाई थी, खलीफा की कीमती बीवी भी तुम्हें गाने पर आमादा ना कर सकी। ये सुनकर शमसा कहती है, मैं उस वक्त तक ये करती रहूंगी कि जब तक आजाद होने के बावजूद मेरे साथ कैदियों जैसा सलूक होता रहेगा। जिस पर दरगाम उससे कहता है, तुमने साबक वजीर शहवार से जो मुआहिदा किया, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब वो चला गया। कितना अफसोसनाक है। मैं महल में तुम्हें अपना फरीजा जारी रखने का
मौका देता हूँ, बदले में जब मैं चाहूंगा तुम मुझे गाना सुनाओगी। ये सुनकर शमसा कहती है, कभी नहीं। अगर मैं अभी तक यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ इसलिए कि आपने उन मासूम लड़कियों को कत्ल करने के लिए धमकी दी जिनकी मैंने परवरिश की। ये सुनते साथ ही दरगाम उठता है और एक मशरूब लाते हुए और उसे देते हुए कहता है, ये पी लो, ये तुम्हारी कड़वी जबान को मीठा कर देगी। मगर शमसा नहीं पीती। ये देखकर दरगाम गुस्से से मशरूब फेंकते हुए कहता है, तुम दरगाम का शरबत नहीं पीती, तुम महफिल में गाना नहीं गाती, तुम अब भी जिद कर रही हो। तुम कौन हो? तुम्हारे ख्याल में आखिरकार तुम कौन हो? तो जवाबन शमसा कहती है, कितनी शर्म की बात है। क्या मिस्र का एक वजीर एक बेदिफा औरत पर अपना जुल्म करके अपनी ताकत दिखाएगा? लेकिन आप जो भी करें, मेरी आवाज आजाद है। ना कोई इस पर काबू पा सका है और ना ही पा सकेगा। ये कहते साथ ही शमसा वहां से चली जाती है। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं सुल्तान अपनी फौज के साथ कुदस की जानब रवां दवा होता है और सुल्तान बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सुल्तान को परेशान देखकर मियोदोद कहता है, आगा क्या हुआ? कैसी आसूदगी आपके चेहरे पर छाई हुई है? कौन सी चीज आपके सुकून को तबाह कर रही है? तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, हम वहाँ नए बादशाह की ताजपोशी के लिए जा रहे हैं, कुदस लेने के लिए नहीं। कई दिनों से अपने सलाहुद्दीन का सुराग मिलने की उम्मीद के साथ क्या इतना काफी नहीं? जबकि दूसरी जानब कुदस में माइल्स इमारले के पास आ चुका होता है और उससे कहता है, आपकी दावत से मुझे इज्जत मिली है। अपने साबक साथी की ताजपोशी के मौका पर मौजूद होना मेरे लिए इज्जत की बात है। यह सुनकर इमारले कहता है, तुम सिर्फ मेरे साथी नहीं हो, तुम एक काबिल एतमाद दोस्त हो जिसने बादशाही की राह में आने वाली बहुत सी रुकावटों को दूर करने के लिए मेरा साथ दिया। इमारले की यह बात सुनकर माइल्स कहता है, मैंने सिर्फ अपने फराइज पूरे किए हैं बादशाह, फर्ज मेरे लिए मुकद्दस है। तो इमारले कहता है, मैं जानता हूँ, इस वजह से मैं चाहता हूँ तुम मेरी ताजपोशी का इंतजार किए बगैर रवाना हो जाओ, मिस्र जाओ। जो ताज मैं पहनूंगा उसका वजूद तुम पर मुनहसर है माइल्स। जल्द अज जल्द मिस्र पहुंचो, इससे पहले कि वजीर दरगाम इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाए। और फिर विलियम्स उससे कहता है, इस फर्ज का सबसे मुश्किल हिस्सा जंगियों के साथ बनाए गए अमन माहिदे में खलल डाले बगैर तुम्हें इसे पूरा करना होगा। ये सुनकर इमारले कहता है, आखिरी चीज मैं सुल्तान नूरुद्दीन को नाराज नहीं करना चाहता, खुदावंद तुम्हारी मदद करे। ये सुनकर माइल्स वहां से चला जाता है। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि काहिरा में मैदान तैयार होता है। बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई लड़ाई देखने के लिए पुरजोश होते हैं। शमसा भी बाकी खवातीन के साथ वहां पर बैठी हुई होती है। मैदान में सिपाही आग का करतब दिखाकर लोगों का जोश मजीद बढ़ा रहे होते हैं और साथ साथ में सिपाही अपनी लचक और फुर्तियां भी दिखा रहे होते हैं। जबकि एक कमरे में सलाहुद्दीन अयूबी बालन बाकी तमाम कैदियों के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। और इसी दौरान ताजर अलीसा वहां पर आ जाता है। तो सलाहुद्दीन अयूबी उनसे पूछते हैं, हमारी लड़ाई किसके साथ है? इसी लम्हे बाहर से वहशी सिपाही गुजरते हैं। तो उन्हें देखते हुए अलीसा कहता है, इन नाजुक सिपाहियों के साथ जो कि गुजर रहे, ये सिर्फ एक तमाशा है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी जानब कुदस में विलियम मार्ले के पास आकर कहता है, चर्च में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और लॉर्ड गाय अपने सिपाहियों के साथ महल पहुंच चुका है। वो आपके सामने पेश होने की इजाजत चाहता है। और इजाजत लेकर विलियम वहां से चला जाता है। इसी दौरान मार्ले का बेटा बाल्दोन वहां पर आ जाता है और अपने बाबा से कहता है, बाबा, लॉर्ड गाय के बारे में जो कहानियां हैं क्या वो वाकई सच हैं? तो मार्ले पूछता है, वो क्या है? तो जवाबन बाल्दोन कहता है, क्या वो वाकई एक ही वक्त में 100 लोगों के साथ लड़ सकता है, वो भी सिर्फ अकेला एक तलवार के साथ? यह सुनकर इमारले हंसता है और कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसी लम्हे लॉर्ड गाय वहां पर आ जाता है और इमारले उसे खुशामदीद कहता है। और फिर लॉर्ड गाय कहता है, मुझे आपको पॉप का सलाम पहुंचाने का शर्फ हासिल हुआ और मैं पॉप के एक वफादार खादम के तौर पर कुदस के बादशाह की खिदमत करने का एजाज हासिल करूंगा। अगले ही लम्हे एक आदमी वहां पर आता है और आकर कहता है, जनाब, नूरुद्दीन जंगी कुदस के करीब आ रहे हैं। यह सुनकर इमारले बहुत खुश होते हुए कहता है, ओह, तो उसने तकरीब में शिरकत करने का फैसला किया है। फौरन शहर के दरवाजे पर जाकर उनका इस्तकबाल करो। मगर वो सिपाही कहता है, सुल्तान अपने काफिले के साथ नहीं बल्कि अपनी फौज के साथ आ रहा है। ये सुनकर इमारले को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, अपनी फौज के साथ? जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि कहरा में सब लोगों की मौजूदगी के दौरान काजी फाजिल दरगाम के पास जाते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है कि आप मुझे हर जगह तलाश कर रहे हैं। आप मुझे दावत देते और मैं आ जाता। और फिर दरगाम सबको कमरे से बाहर चले जाने का हुक्म देता है। तो सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। और फिर दरगाम काजी फाजिल से कहता है, अगर मुझे मालूम होता कि आप कहाँ हैं तो मैं आपको मदू करता। हमें मालूम नहीं था, इसलिए हमने आपको तलाश किया। आप कहाँ थे? तो काजी फाजिल कहते हैं, जंगी महल में। यह सुनकर दरगाम गुस्से से कहता है, क्या आप हमसे अलग फैसले कर रहे हैं
और हमें बताए बगैर काम कर रहे हैं। तो जवाबन काजी फाजल कहते हैं, मैं हरगिज न करता वजीर हजरत, मैं जंगियों को मिस्र में मुदाखलत करने से रोकने के लिए निकला था और अल्लाह की रहमत से मैं कामयाब भी हो गया। इसके अलावा उनके बहुत से मसाइल हैं। अमीर सलाहुद्दीन लापता है और जंगी मातम कर रहे हैं। उनके पास ना ताकत है और ना ही हिकमत अमली, और वो मिस्र की तरफ नहीं आएंगे। यह सुनकर दरगाम कहता है, हमें कैसे मालूम कि तुम सच कह रहे हो। काजी फाजल जवाब में कहते हैं, आपके निगहबान मेरे अल्फाज की तस्दीक करेंगे। यह सुनकर दरगाम खुश होते हुए कहता है, ये अच्छी खबर है। ठीक है, वो कोई हरकत नहीं कर सकते, मगर आपके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप तामीराती कौंसिल में अपना काम करते रहेंगे? तो काजी फाजल खुश होते हुए कहते हैं, कोई शक नहीं। क्या आप मुझे अपना फरीजा वापस सौंप देंगे? क्या आपको मुझ पर एतबार है? दरगाम हाँ में सर हिलाता है। तो काजी फाजल वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दरगाम अपने सिपाही से कहता है, नजर रखो इस पर, किसी को इसके साथ रखो ताकि वो इससे काम सीख ले, फिर हमें इसकी जरूरत नहीं रहेगी। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर मैदान में सिपाही मुसलसल अपने कर्तव्य दिखा रहे होते हैं। किसी लम्हे दरगाम वहां पर पहुंचता है और आगे बढ़कर अपनी कुर्सी में जाकर बैठ जाता है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड को भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।